नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राम समाज और विकास। इसके पहले हमने बेसिक चीज़ें जो हो सकती हैं, ग्राम कैसे बनता है और लेखपाल का कार्य क्या होता है, इनका जो वर्क प्रोग्रेस रहा है, इनका जो गठन रहा है, इससे संबंधित चीज़ों का उल्लेख हमने इसके पहले वीडियोज़ में कर रखा है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल पर जाके पहला वीडियोज़ देख सकते हैं। और हम ग्राम समाज और यूपी स्पेशल के सब्जेक्ट को लेकर, इसके सिलेबस को लेकर डेडिकेट हैं। आने वाले टाइम में सारे के सारे सिलेबस इससे संबंधित, ग्राम समाज से संबंधित हम इस चैनल पे कवर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज देखते हैं, आज हमारा जो टॉपिक है ये है ग्राम समाज और विकास। इसके परिप्रेक्ष्य में हमने पहला जो टॉपिक लिया है, पहला जो डेफिनेशन लिया है। डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, ग्राम का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइन में एक या बी, ए या बी करके पूछ सकता है, या फिर दोनों करके पूछ सकता है। जो लॉजिकल तरीके से पूछता है ये क्वेश्चन, तर्कसंगत तरीके से, वहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो आप ग्राम की डेफिनेशन समझ लीजिए। ग्राम एक निश्चित छोटे भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के निवास क्षेत्र को गाँव कहते हैं। एक छोटा सा एरिया होना चाहिए, भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और वहाँ पे कुछ लोगों को रहना चाहिए। अगर ये लोग रह रहे हैं उस पार्टिकुलर एरिया में तो उसको हम गांव बोलते हैं। और सबसे बड़ा गांव, ज़्यादा हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमें नोट्स को बहुत शॉर्ट रखना है, वीडियो को बहुत शॉर्ट रखना है। जो आप वीडियो 1 घंटे का या फिर 1.5 घंटे का अदर प्लेटफॉर्म पे देखते हो, वो हमें आधे घंटे में या फिर 40 मिनट में कवर करना है। यहाँ पे ये हमारा उद्देश्य है, आपका टाइम बचाना, ये भी हमारा उद्देश्य है। सबसे बड़ा गांव जो है भारत का ये है गाहमर, जो कि गाज़ीपुर ज़िले में स्थित है, और इसको हम फौजियों का गांव ही बोलते हैं। इसके बाद में भारत का पहला डिजिटल गांव का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो पेमेंट वगैरह होता है, यहाँ पे सबके पास बैंक अकाउंट होगा। यहाँ पे जो चीज़ें लोग खरीदेंगे, जैसे दाल, गेहूँ, चावल, ये सारा का सारा पेमेंट होता है, मतलब ऑनलाइन होता है ना, भारत पे या फिर पेटीएम, जो भी चीज़ें लोग यूज़ करते हैं। तो ये गुजरात में स्थित है और इस गांव का नाम है अकोदरा। अकोदरा गांव भारत का पहला डिजिटल गांव है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। फिर आता है एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कौन सा है, ये है मवलयांग। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कौन सा है, ये है मवलयांग। ठीक है, मेघालय राज्य में स्थित है। स्वच्छ है मतलब, अगर आप जान सकते हो स्वच्छ का डेफिनेशन क्या हो सकता है, ये आप समझ सकते हो। तो आगे हम देखते हैं, आगे हमारा जो अगला पॉइंट है, आप देखिए यहाँ पे, भारत की टोटल 68.84 जनसंख्या ग्रामीण है। भारत की टोटल 68.84 जनसंख्या ग्रामीण है, और ये टोटल बन रहा है 83.3 करोड़। मतलब 120 करोड़ में 83.3 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या है। टोटल गांव आप देख सकते हैं पूरे भारत में इतना है, लगभग कितना जा रहा है, 6,49,481 गांव टोटल जा रहा है। कहीं कहीं पे ये चेंज कर देता है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे इसलिए स्टार लगा दिया है, कहीं कहीं आपको डेटा दूसरा भी मिल सकता है, लेकिन आप अनुमानतः इतना मान के चलिए। ठीक है, इसके बाद में अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात करेंगे तो सभी को पता है यूपी है। यूपी लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या, 20 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या यहाँ पे है, और 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी की है। और इसमें लगभग आप देख सकते हैं 9,000, कितना लिखा है यहाँ पे, 97,941 गाँव है। ठीक है, इतना गाँव यहाँ पे है, 97,941 गाँव है। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो 77.3% जनसंख्या जो है यहाँ की, ये है ग्रामीण है। 77.3% जनसंख्या यहाँ की ग्रामीण है, जो कि बन के आ रहा है 15.53 करोड़। मतलब 20+ करोड़ में लगभग 15.53 करोड़, यानी कि 15.5 करोड़ जनसंख्या जो है ये ग्रामीण है। दोस्तों, मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था, रणनीति के अंतर्गत जब मैं ये ऐसे वीडियो बनाता हूँ जिसमें मेरा चेहरा ना दिखाई देता हो, तो आपको मेरी आवाज़ को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना है। आपका जो ध्यान होना चाहिए वो मेरे वॉइस की एक एक शब्द को पकड़ना चाहिए, तभी शायद आपको वो चीज़ें अच्छे से लर्न हो पाएंगी, और इसी वीडियो में ये चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं कि आप बस वीडियो देखो और आपका ध्यान कहीं और रहे, आप वॉइस को पकड़ के याद करने की भी कोशिश करते चलो इसी वीडियो में। ठीक है, ताकि आपको बाद में सिर्फ नोट्स वगैरह बनाना हो, जो करना होगा बाद में फटाफट आप लोग वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक बार वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है, ताकि जो चीज़ें मैं यहाँ पर लिखा हूँ, जिस हिसाब से मैंने यहाँ इसको सॉर्ट किया है, वो चीज़ें आपको समझ में आए। अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से समझोगे तो सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें यहाँ पे गलत भी हो सकती हैं। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाले अगर हम राज्य की बात करेंगे तो ये है सिक्किम। सिक्किम भारत की सबसे न्यूनतम जनसंख्या रखता है, और यहाँ की जनसंख्या जो है ये 4.5 लाख है, और आई थिंक ये 14 लाख है या फिर 4.5 लाख है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे आई थिंक ये ब्रैकेट लगा हुआ है, 4.5 लाख इसकी जनसंख्या हो सकती है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो डेफिनेशन आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ये है समाज का डेफिनेशन।
समाज में थोड़े बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर 2 लोग हैं या फिर 2 से अधिक लोग हैं, 2 से अधिक लोग का तो समाज बन ही जाएगा, लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर रीज़न में 2 लोग भी हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, बिहेवियरल लगभग वो सेम आ जा रहे हैं, रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप का मतलब उनका जो व्यवहार है वो सेम है, उनका जो कला है, उनका जो रहन सहन है, खान पान है, वो सब सेम जैसा लग रहा है, तो वहाँ पे समाज बन सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के अलग अलग आधार, रहन सहन बेसिस के आधार पर समाज बनता है। मतलब कहने का ये है कि लोगों का रहन सहन अलग होना चाहिए और अलग अलग रहन सहन के बेसिस पे समाज बनता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं, जैसा कि मैंने भी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के अलग अलग आधार पर रहन सहन के बेसिस पे हम समाज को निर्धारित करते हैं। गांव जो है परिवार से मिलकर बनता है। अच्छा, ये जो डेफिनेशन बन सकती है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि गांव किससे मिलकर बन सकता है, समाज से, परिवार से, ऐसे ऐसे करके 2-3 चीज़ें दे देगा। तो आपको लिखना है गांव परिवार से मिलकर बनता है, और परिवार मोहल्ला से मिलकर बनता है, और मोहल्ले से गांव बनता है। ऐसे आप देख लीजिए, परिवार से मोहल्ला बनता है और फिर मोहल्ले से गांव बनता है, यानी कि गांव जो है परिवार से भी मिलके बनता है और मोहल्ले से भी मिलके बनता है। ऐसे ऐसे आपको चीज़ों को देखना है, ठीक है। दे देगा ऐसे एरो लगा के भी दे देगा, तो आपको समझ लेना है कि गांव मोहल्ले और परिवार दोनों से बनता है। मोहल्ला गांव से नहीं बनता है, मोहल्ला परिवार से बनता है। मोहल्ला गांव से नहीं बनता है, मोहल्ला परिवार से बनता है, गांव से नहीं बनता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपसे पूछ लेगा अगर ये, तो ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, जो एरो वाली लाइन दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। परिवार एरो, मोहल्ला एरो, गांव, ठीक है। ऐसे आपको देखना है। अच्छा, गांव में जो परिवार होते हैं, ये किस तरह के परिवार होते हैं, आपको पता होगा कि एकल परिवार होते हैं, जहाँ पे जो ये बोला जाता है कहावत कि हम 2 हमारे 2, तो वहाँ पे जो ये कहावत होती है वहाँ पे एकल परिवार बोला जाता है उसको। और संयुक्त परिवार बोला जाता है, जैसे मतलब बाबा जी आपके 2 भाई हैं, तो दोनों भाइयों से जो लड़के हुए, आपके पिताजी चचेरे भाई हैं, फिर उनके जो मतलब बड़े भाई हैं, इस टाइप से सभी लोग मिलके एक परिवार में रह रहे हों, तो उसको बोलते हैं संयुक्त परिवार, ठीक है। तो 2 तरह का परिवार होता है, एक होता है संयुक्त परिवार और एक होता है एकल परिवार। एकल परिवार ज़्यादातर शहरों में निवास करता है, हम 2 हमारे 2, मतलब गाँव से निकल के लोग जाते हैं शहर में रहते हैं, तो अब ऐसी बात है, परिवार से अलग होकर गए तो वहाँ पे एक तरह से अगर बसे तो वो एकल परिवार हो गया। तो ये चीज़ें आपको जाननी है और एग्ज़ाम में आपसे चीज़ें पूछ लेता है। फिर एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन दे सकता है कि देश कैसे बनता है। तो देश का जो सीरीज़ है, आप लोग ये ध्यान देना कि व्यक्ति से परिवार बनता है और परिवार से मोहल्ला बनता है, मोहल्ला से गांव बनता है, जैसा कि हमने ये लाइन अभी ऊपर चर्चा की थी। तो परिवार कैसे बनता है, व्यक्ति से बनता है, ध्यान दीजिएगा। अगर परिवार में व्यक्ति नहीं है तो परिवार कहाँ से फॉर्मेट होगा, तो व्यक्ति मिलकर परिवार बनाते हैं और परिवार से मोहल्ला, फिर मोहल्ला से गांव बनता है और गांव से ब्लॉक बनता है, ठीक है। और ब्लॉक से फिर तहसील बनता है। ये चीज़ ध्यान देना आप लोग कि ये ब्लॉक और तहसील, ये चीज़ें कंफ्यूज नहीं होना है। गांव से पहले ब्लॉक बनेगा एंड देन तहसील बनेगा, और तहसील से फिर ज़िला बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये एरो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। पहले तो ये 3 एरो आपको याद होना चाहिए कि परिवार, मोहल्ला, गाँव, और इसके बाद में ब्लॉक, तहसील, ज़िला, और ज़िला के बाद में मंडल, राज्य, देश। मतलब फाइनल जो बनता है फॉर्मेशन में, वो देश होता है सबसे बड़ा। इस देश के हम वासी हैं, एक आदमी भी एक देश का वासी है, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको चेक कर सकते हो। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, व्यक्ति मिलके परिवार बनाता है, परिवार मिलके मोहल्ला बनाता है, मोहल्ले से गांव बनता है, गांव से ब्लॉक बनता है, ब्लॉक से फिर तहसील बनता है, तहसील से फिर ज़िला बनता है, ज़िला से मंडल, और मंडल से राज्य, एंड देन फाइनली देश बनता है। इस तरह से देश को हम बनाते हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ों से मिलके देश बहुत बड़ा और विशालकाय बन जाता है, ठीक है। आगे देखो, गांव का जो वर्गीकरण है, इसको जो बांटा गया था वो हेरेड जेई पीक के मॉडल से बांटा गया था। और हेरेड जेई पीक का जो मॉडल था, ये कुछ इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया था। एक संक्रमणशील या अस्थायी पहले होता है। गांव का वर्गीकरण जो होता है ये इस तरह से कि एक गांव कुछ ऐसा होता है कि संक्रमणशील और अस्थायी होता है, जिसको हम घुमक्कड़ बोलते हैं। आज जैसे आप लोग देखते होंगे, कुछ लोग आते हैं आपके गांव में, जो सरकारी स्कूल होता है ना, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, कुछ टाइम रहते हैं या फिर चले जाते हैं। या फिर कहीं आप मंदिर वगैरह पे देखे होंगे, कुछ लोग आते हैं 15-20 दिन रहते हैं, महीना भर रहते हैं, फिर इसके बाद में वो चले जाते हैं। और इसके बाद में वो वहाँ पे भी जाएंगे, तो वहाँ पे भी कुछ दिन रहेंगे, फिर वहाँ से भी चले जाएंगे। मतलब वो एक स्थान पे रुकते नहीं हैं। उनका मतलब क्या होता है, वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, घुमक्कड़, या फिर संक्रमणशील, या फिर अस्थायी गाँव, ठीक है। और फिर अगला देखोगे आप, तो ये होता है अर्ध अस्थायी या फिर अस्थायी
आवास नहीं होता इनके पास। देखिए इसको मैं समझा देता हूँ कैसे क्या क्या करना है। जो अर्ध अस्थाई होते हैं, जैसे आप, मैं बता रहा हूँ कि जैसे कोई मंदिर है, जैसे कामाख्या देवी मंदिर है, अपना आसाम में स्थित है, पर्वतीय मंदिर है। तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग जाते हैं और वहाँ पे जैसे सामान वामान ले जाके बेचते हैं, सेल करते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि वो एक अस्थाई बना लेते हैं, एक रहने का ठिकाना बना लेते हैं। मेला वगैरह लगता है तो 2-4 महीना जब मेला चलता है तो वहाँ पे वो 4-5 महीने के लिए रुकते हैं, वहाँ पे अपना सामान सेल करते हैं। मतलब इस तरह का जो एक गाँव टाइप का बनता है, जहाँ पे व्यापारी आगे निवास करते हो, जहाँ पे पार्टिकुलर कोई आदमी अपने पर्पज़ से आया हो और रह रहा हो, इसके बाद में वो चला जाएगा वहाँ से, और उसका वहाँ पे उसका कहीं और पे भी घर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके बसा हुआ, तो इसका ये अस्थाई घर टाइप का हो गया है, ठीक है। जैसे लोग जाते हैं शहरों में किराया लेके रहते हैं। सबसे आसान एग्जांपल आप ये समझ लीजिए, जैसे आप लोग जाते हो शहर में पढ़ाई करने के लिए, तो आप किराए पर रहते हो, तो वो क्या है, वो अस्थाई घर हो गया आपका, अर्ध अस्थाई बोलोगे आप उसको। लेकिन जो आपका गाँव है वो तो गाँव ही है, यानी कि आप अस्थाई हो लेकिन अपने गाँव में अस्थाई हो, आप किराए के मकान में रह रहे हो। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अर्ध अस्थाई। और इस सेकंड वाले जो वर्गीकरण है इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद में अस्थाई आता है। अस्थाई तो नाम से आपको पता होगा कि आपका पार्टिकुलर घर हो, जैसे शहर में रह रहे हो तो आपका शहर में घर है, अगर आप गांव में रह रहे हो तो आपका गांव में घर है। तो इस टाइप से जो वर्गीकरण है ये 3 तरह से बांटा गया है। पहला वो जो मैंने बताया था घुमक्कड़ वाले, और दूसरा जो मैंने बताया था किराए वाले, या फिर जो बाहर में मेला वगैरह लगता है वहाँ पर जो लोग जाके अपना सामान सेल करते हैं, वहाँ पर कुछ टाइम के लिए रहते हैं वो लोग। और जो अस्थाई होता है वो जो आपका घर कहीं पर भी हो, आप वहाँ पर रह रहे हो, ये हो गया अस्थाई। फिर अगला डेफिनेशन हम देखते हैं सामाजिक समावेशन। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है। सामाजिक समावेशन की डेफिनेशन क्या है? समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाओं का लाभ पहुंचाना सामाजिक समावेशन कहलाता है। समावेशन से लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसकी डेफिनेशन गलत हो सकती है अगर आपने पढ़ा नहीं है तो ध्यान दीजिएगा। अगर कोई गाँव है, उस गाँव में कोई पागल व्यक्ति भी है, मतलब वो अवेयर नहीं है चीज़ों से, जैसे कोई योजना आ रही है उस चीज़ से वो अवेयर नहीं है, लेकिन ग्राम प्रधान का ये कर्तव्य बनता है कि उस योजना का लाभ उस अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंचाया जाए, तो इसको बोलते हैं सामाजिक समावेशन। एक लाइन में बात करना चाहूँगा, सामाजिक समावेशन वो चीज़ होती है कि अंतिम व्यक्ति तक कोई भी सुविधा आ रही है उसको पहुँचा देना, ठीक है। आगे अगला टॉपिक देखते हैं, और अगला टॉपिक हमारा है ग्राम पंचायत समिति। ग्राम पंचायत समिति देख लेते हैं क्या है। ग्राम सभा से सभी जन जो इसके अधिकारियों को चुनते हैं, यही चुने अधिकारी और अन्य लोग मिलकर ग्राम पंचायत समिति का निर्माण करते हैं। डेफिनेशन तो मैंने बोल ही दिया है, फिर से एक बार बोलना चाहूँगा आप लोग ताकि समझ लो। ग्राम सभा से सभी जन, कोई गांव है उससे जो लोग होते हैं, उनमें जो लोग निवास करते हैं, जो इसके अधिकारियों को चुनते हैं, जैसे प्रधान वगैरह हो गया, वीडियो हो गया, है ना, इनको जो चुनते हैं, यही चुने अधिकारी और अन्य लोग, वीडियो नहीं बोलोगे आप, ग्राम प्रधान हो गए, इसके बाद में जो बीटीसी का चुनाव वगैरह होता है, ये सब फिलहाल वीडियो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो यही चुने अधिकारी और अन्य लोग मिलकर ग्राम पंचायत समिति का निर्माण करते हैं। और ये जो इसमें देखिए, जैसे प्रधान हो गए, वार्ड मेंबर वगैरह हो गए, यही सब होते हैं जो ग्राम पंचायत समिति का निर्माण करते हैं। एक वार्ड में लगभग 9 से 15 सदस्य हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक वार्ड जो है ये लगभग 9 से 15 सदस्य से मिलके बनता है, ठीक है। और अगला देखते हैं परगना क्या होता है। मैंने बताया था परगना लगभग एसडीएम के लेवल तक का होता है। और ये देखिए परगना जो है ये फ़ारसी शब्द है, और एसडीएम इसको बोलते हैं। पुराने समय में सल्तनत और ब्रिटिश टाइम में इसको परगना बोला जाता था। सिंपल सा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तहसील क्या है? तहसील की डेफिनेशन, राजस्व संग्रह की भौगोलिक इकाई। तहसीलदार इसका जो होता है, मेन हेड जो होता है वो तहसीलदार होता है, और इसके ऊपर जब वो जाता है उसका प्रमोशन होता है तो कानूनगो बनता है, ठीक है। कानूनगो बनता है, पहले तहसीलदार फिर कानूनगो, सॉरी पहले कानूनगो होता है, इसके बाद में फिर तहसीलदार होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक ग्रामीण विकास की भौगोलिक इकाई को, ग्रामीण विकास की भौगोलिक इकाई को ब्लॉक बोला जाता है। योजना के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसका जो हेड होता है, अधिकारी होता है, उसको बीडीओ बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। आप ये समझ लीजिए ग्रामीण विकास की भौगोलिक इकाई, मतलब ग्रामीण से संबंधित जो भी योजनाएं आती हैं, उससे संबंधित जो भी विकास का एरिया होता है, उसका एक एरिया बनाया जाता है, उसको ब्लॉक बोला जाता है। इसी का जो हेड होता है इसको बीडीओ बोलते हैं। वीडियो जो होता है वो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, और जो बीडीओ होता है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं उपनगरीय ग्राम विशेषता की परिभाषा। दोस्तों अगला डेफिनेशन जो आपको याद रखना है ये है उपनगरीय ग्राम की विशेषता।
उपनगरीय ग्राम की विशेषता का मतलब यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ की जो जनसंख्या होती है, इनकी जो संस्कृति होती है वो बेसिकली ग्रामीण वाली ही होती है। लेकिन यहाँ पे जो उर्वरा शक्ति होती है ज़मीन की, यहाँ पे कृषि वगैरह कम लोग करते हैं क्योंकि उर्वरा शक्ति कम होती है। कृषि का अभाव यहाँ पे कृषि का अभाव यहाँ पे मिलता है और लोग यहाँ पे उद्योग पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं। अब उद्योग का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे टाटा और रिलायंस की कंपनी लगी हुई है, बस इतना आप समझिए कि यहाँ पे लोग शिल्पकार होते हैं, छोटे मोटे उद्योग जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो रोज़गार खुद लोग कर लेते हैं ना, उस लेवल का यहाँ पे उद्योग विकसित होता है और लोग कृषि पे उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं होते हैं। तो ये होता है उपनगरीय ग्राम की विशेषता। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा। यहाँ की जो संस्कृति होती है ये बेसिकली गाँव वाली ही होती है, लेकिन लोग यहाँ पे अवेयर होते हैं, जो योजनाएं वगैरह आती हैं उसका प्रॉपर यूज़ करते हैं, ऐसे लोग यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, अगला हमने कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन लिया है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे छोटा सा हमने मिस्टेक कर दिया। आपकी कॉपी पे आपको जो PDF फॉर्म दिख रहा होगा, इसमें आपको ऐसे आपको आंसर नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे। तो अगला जो वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें ये गलती नहीं मिलेगी। फिलहाल इसमें ये गलती हो गई है, तो आप लोग देख लीजिए, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, जो भी इसका आंसर होगा। देखिए, हमने पहला क्वेश्चन लिया है, ग्रामीण भारत की प्रमुख समस्या क्या है। अब ग्रामीण भारत की प्रमुख समस्या क्या है? निर्धनता भी है, बेरोजगारी भी है, भुखमरी भी है, और ये सभी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ग्रामीण भारत की प्रमुख समस्या है। और इसके अंतर्गत ये क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो भुखमरी पे आप लोग डाउट मत कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां लोग भुखमरी के शिकार भी होते हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो ये सभी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमने लिया है, प्रच्छन्न बेरोजगारी सर्वाधिक कहाँ मिलती है। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी सर्वाधिक कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है कृषि क्षेत्र में। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ मिलती है? कृषि क्षेत्र में मिलती है। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, निम्न में से कौन सा ग्रामीण उद्योग है। अच्छा, बहुत यहाँ पर कन्फ्यूज रहेंगे कि ये प्रच्छन्न बेरोजगारी होती क्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? देखो, आप लोगों को पता होगा कि गांव में बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत काम जो होता है उसको निपटा लेते हैं, बाकी सारा का सारा अपना टाइम गांव पे चौराहा वगैरह होता है उस पर बैठ के अपना वेस्ट करते हैं, गप लड़ाते हैं, फालतू की बातें करते हैं। उनको मतलब ऐसा नहीं कि उनका जो माइंडसेट है वो कुछ इस लेवल पे काम करे, कुछ वो हमेशा सोचे, कुछ करने के लिए वो बेताब रहे। नहीं, उनका जो काम है वो काम कर लिया, इसके बाद में फिर उनका जो टाइम बचेगा उसको वो घूमेंगे, टहलेंगे, यहाँ वहाँ की बातें करेंगे, राजनीति करेंगे, चौराहे पे बैठ के है सब, ये सब होता है। एक्चुअल में गाँव में ऐसा ही होता है। तो ये क्या होता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब यही सब होता है कि जो काम था उसको निपटा लिया, बाकी टाइम अपना कहीं पे अगर आप लगा भी दे रहे हो तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप ये समझिए कि अगर ये लोग 1 महीने तक काम कुछ नहीं करेंगे तो भी इनके लाइफ स्टाइल पे, इनके परिवार पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यही होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। कुछ इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। शायद मैं बहुत अच्छे से नहीं बता पाया हूँ, लेकिन जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे कि जो लोग फालतू का बैठ के चौराहे पे वो जो बातचीत होती है, राजनीति होती है ना, इस टाइप की जो बेरोजगारी होती है, इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। और ये कहाँ पर मिलता है? ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है। और जो कृषि कार्य करते हैं, कृषि पे डिपेंड होते हैं, कृषि उनका मेन व्यवसाय होता है, यही लोग ज़्यादा करते हैं सब ये सारी चीज़ें। फिर अगला जो टॉपिक है ये है, निम्न में से कौन सा ग्रामीण उद्योग है। ग्रामीण उद्योग है, यहाँ पे हथकरघा ऑप्शन दिया है, मार्बल ऑप्शन दिया है और खाद्य प्रसंस्करण दिया है। अब आप यहाँ पे इसको रिमूव कर सकते हो। खाद्य प्रसंस्करण तो यहाँ पे ग्रामीण उद्योग होगा नहीं, क्योंकि खाद बनाना, इसके बाद में जो रासायनिक क्रिया होती है यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो नहीं पाएंगी। इसके बाद में मार्बल उद्योग, मार्बल इंडस्ट्री ग्रामीण में होती नहीं है। ठीक है, लोग यहाँ पे हथकरघा और खंडसारी में कन्फ्यूज़ होके चले आएंगे और शायद यहाँ पे उनका क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा। हथकरघा पे आप मारेंगे तो ये चीज़ें आपकी गलत हो जाएंगी। देखिए, यहाँ पर इसका जो आपका आंसर ये है खंडसारी। खंडसारी उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जैसे चीनी वगैरह का उत्पादन हो गया, गन्ना जो मिल वगैरह बनता है वहाँ पे लोग जो काम करते हैं। तो ये निम्न में से कौन सा ग्रामीण उद्योग है? तो ये खंडसारी उद्योग आपका ग्रामीण उद्योग है। ठीक है, आपको ऐसे ऑप्शन को रिमूव करना है, खंडसारी आपका ऑप्शन आएगा। चीनी और गन्ना से संबंधित जो उद्योग होता है उसको खंडसारी उद्योग बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में जनपद के राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन सा है। देखिए, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। भारत में जनपद के राजस्व का जो संग्रहण होता है, उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा जिलाधिकारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे सही करना है, भारत में जनपद के राजस्व के संग्रहण का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो आपका आंसर होगा जिलाधिकारी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, चकबंदी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। चकबंदी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऊसर सुधार, मतलब जो ये भूमि होती है उसको उर्वरा बनाना है, ऐसा चकबंदी का उद्देश्य है, ऐसा तो कुछ खास है नहीं।
अधिक अन्न उपजाऊ, ये भी कोई खास है नहीं, डेटा इकट्ठा करते हैं अन्न वगैरह का, फसल वगैरह का, इसके बाद में भेज देते हैं। इनका ये योजना तो है नहीं कि फसल ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित हो, ऐसा तो है नहीं इनका। इनका मेन काम होता है भूमि सुधार, मतलब जो खेत वगैरह है यहाँ का वहाँ है, वहाँ का यहाँ है, कैसे कैसे बांटना है चीज़ों को, है ना। तो इनका जो मेन उद्देश्य है ये है भूमि सुधार। तो अगर ये आपके ऑप्शन में आपके क्वेश्चन में दिखता है, ये आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन दिखता है तो आपका यहाँ पे आंसर होगा भूमि सुधार, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, यूपी में विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि यानी कि विधायक निधि का परिचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है। तो इसका आपका जो सही आंसर होगा ये होगा ग्राम्य विकास विभाग, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। यूपी में विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि यानी कि विधायक निधि का परिचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है, तो ये आंसर होगा आपका ग्राम्य विकास विभाग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र कौन सा है। तो सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है बुंदेलखंड। वेस्ट यूपी पिछड़ा नहीं है, मध्य यूपी यानी कि ये भी पिछड़ा नहीं है। बुंदेलखंड एरिया जो पठारी एरिया है नीचे, जो पठार वगैरह लगता है इससे, ये काफ़ी पिछड़ा हुआ है। पूर्वांचल में ये पिछड़ा नहीं है, ठीक है। फिर बात आती है, अगला जो टॉपिक है ये है जजमानी व्यवस्था। जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है ठाकुर। आपको याद होगा, आपने कई फिल्में देखी होंगी, उसमें एक बड़ा परिवार होता है और बड़ा सा परिवार होता है। इस परिवार के साथ में कई लोग जुड़े होते हैं, मालिक कहते हैं, इन पे डिपेंड होते हैं, इनके खेत में काम करते हैं, इनसे कर्ज वगैरह लेते हैं ना। तो ये जो बड़ा परिवार होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, जमींदार टाइप का या फिर ठाकुर टाइप का, जो मतलब बहुत बड़े होते हैं। तो इन पे कई परिवार आश्रित होता है, तो ये बोलते हैं जजमानी व्यवस्था, ठीक है। तो ये एक टाइप से जो होते हैं लोग, ये जजमान टाइप के होते हैं और इस बड़े परिवार पे डिपेंड होते हैं। जो फिल्मों में आप देखते होंगे जो ठाकुर करके आते थे, है ना, तो ये सारी चीज़ें आप उससे कोरिलेट कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं जजमानी व्यवस्था, इस टाइप की जहाँ पे व्यवस्था होती है, जहाँ पे हालांकि अब ये चीज़ रही नहीं है, पहले ये चीज़ें होती थी। फिर अगला है महाजन व्यवस्था। महाजन व्यवस्था, इसका मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ लाला। आपने कई फिल्में देखी होंगी जिसमें लाला होता है, वो लोग उससे, जो गरीब परिवार होता है उससे कर्ज लेके जाता है, फिर जब वो पैसा नहीं दे पाते हैं तो आता है 4 गुंडों के साथ में, उनका घर वगैरह तोड़ देता है, सामान जब्त कर लेता है ना। तो ये जो महाजन व्यवस्था इसको बोलते हैं। ये कौन सी व्यवस्था है, महाजन व्यवस्था है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लाला, और जो जजमानी व्यवस्था हमने बताई थी उसका बेस्ट एग्जाम्पल है ठाकुर। आप अगर याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं कभी भी। और ये इन दोनों की व्याख्या जो है, महाजन व्यवस्था की व्याख्या सर्वप्रथम जो है शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया है, और याज्ञवल्क्य जो है इन्होंने शतपथ ब्राह्मण लिखा था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, शतपथ ब्राह्मण किसने लिखा है, तो याज्ञवल्क्य ने लिखा है। और महाजन व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे पाया गया, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पाया गया, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक है परिवार। अब परिवार देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्या होता है परिवार, इसके डेफिनेशन क्या है और किस तरह से इसको हम डिवाइड करते हैं। तो परिवार के डेफिनेशन और इसके कैटेगरी वो थोड़ा सा मैंने अभी जस्ट पिछले टॉपिक में बताया था। तो ये होता है संयुक्त परिवार और एकल परिवार। एकल परिवार के अंतर्गत मैंने बताया था शहरों में ये मिलता है, और हमारे दो, बस यहाँ पे यही चलता है एकल परिवार में। लेकिन संयुक्त परिवार क्या होता है, बड़ा परिवार होता है। इसकी ये जो परिवार होता है ये काफ़ी बड़ा होता है। मैंने बताया था कि अगर आपके बाबा जी 2 भाई थे तो वो सारी की सारी फैमिली अगर एक में रहती है तो वो फाइनली एक बहुत बड़ा परिवार बन के सामने आ जाता है। लगभग 10 से 15 या 20 लोग या उससे भी ज़्यादा लोग इसमें रहते हैं। तो इसको जो कैटेगरी किया गया है संयुक्त परिवार को, ये भी 2 टाइप से कैटेगराइज्ड किया गया है, एक वंश, सत्ता और स्थान के आधार पे, और एक संपत्ति के आधार पे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप से संयुक्त परिवार को कैटेगराइज्ड किया गया है, एक है वंश, सत्ता और स्थान के आधार पर, और दूसरा है संपत्ति के आधार पे। तो पहले हम वंश, सत्ता और स्थान के आधार पर देख लेते हैं। देखिए, वंश मैंने बताया कि आपका वंश यानी कि बाबा जी, फिर उसके परदादा, दादा, इस टाइप से जो होता है, इस टाइप से जो फैमिली बनती है, बड़ी वाली फैमिली, इसको बोलते हैं वंश के आधार पे। सत्ता के आधार पे मतलब आप देखते होंगे राजे घराने होते थे, तो वो 2 भाई होते थे, फिर इस टाइप से दोनों एक ही वंश के होने की वजह से क्या होता था, संयुक्त परिवार के हो जाते थे। इस टाइप से आप बोल सकते हो। इसके बाद में स्थान के आधार पे भी संयुक्त परिवार बनता है। कहीं कोई गया है और वहाँ पे वो आके बस गया, मतलब इस टाइप से आप देख सकते हो। इसको स्थान के आधार पे मैं क्या डिफाइन करूँ, फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि वंश, सत्ता और स्थान के आधार पे ये बनता है। और इसको भी 2 टाइप से देखा जाता है, एक होता है पितृसत्तात्मक और एक होता है मातृसत्तात्मक। जब यहाँ पे परिवार बन जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, परिवार में एक मालिक होगा। अब वो मालिक चाहे माता हो सकती है या फिर पिता हो सकता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं या तो वो पितृसत्तात्मक होगा या फिर मातृसत्तात्मक होगा, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं ना। सो आप इसके बाद में आप देखते हैं इसका जो दूसरा पार्ट है संयुक्त परिवार का, ये है संपत्ति के आधार पर बांटना।
संपत्ति के आधार पे हम दो तरह से बांटते हैं, एक होता है मिताक्षरा और एक होता है दाय भाग। ठीक है, जो मिताक्षरा परिवार है ये पूरे ऑल इंडिया में है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो संपत्ति का मालिक होता है वो लड़का ही होता है, जो बेटियां होती हैं उनकी शादी करके हम विदा कर देते हैं। मैं ये चीज़ देखता हूँ कि अगर किसी के पास जैसे 20 बीघे ज़मीन है, ठीक है, और वो गरीब परिवार से बिलोंग करता है, बहुत ही गरीब है, ठीक है, और उसके पास 20 बीघे ज़मीन है और उसके पास एक ही बेटी है, ठीक, अब और उसके पास एक बेटा है या दो बेटा है, इतना मैं मान लेता हूँ। तो ये जो परिवार है, इस परिवार का मतलब शादी वो करेगा अगर लड़की की तो इस तरह से करेगा, ये 20 बीघे में से एक बीघा भी इस अपनी बेटी को नहीं देगा। इस 20 बीघा का पूरा मालिक ये उसके दो बेटे होंगे, या तो एक बेटा होगा या तो दो बेटा होगा। एक होगा तो पूरा का पूरा मालिक ये होगा और दूसरा बेटा होगा तो दोनों को आधा आधा बढ़ जाएगा, लेकिन बेटी उसमें से एक भी बीघा खेत नहीं पाएगी। तो ये होता है मिताक्षरा परिवार। ये ऑल इंडिया में चलता है, जहाँ पे पुत्र इसका मालिक होता है। अगर पुत्र नहीं है तो सारा का सारा जो प्रॉपर्टी होती है ये बेटियों में बढ़ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, आई थिंक नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, इसको कुछ बोला जाता है, ठीक है, फ़िलहाल नाम नहीं याद आ रहा है, जस्ट जुबान पे है, ठीक है। देखिए, तो मिताक्षरा मैंने बता दिया और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में दाय भाग चलता है। दाय भाग में क्या होता है, पुत्र और पुत्री दोनों मालिक होते हैं और ये चीज़ें असम और बंगाल में चलती हैं। असम और बंगाल में दाय भाग चलता है और पूरे इंडिया में ये दो राज्य छोड़ के वहाँ पे मिताक्षरा चलता है, यानी कि पुत्र उसका मालिक होगा, ठीक है। और ये जो बताया था, इनको बताया था विज्ञानेश्वर ने। विज्ञानेश्वर एक संत थे, उन्होंने ये चीज़ें बताई थी। जो भी होगा आप इसको देख लीजिएगा। फिलहाल ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, संयुक्त परिवार क्यों विघटित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा संयुक्त परिवार क्यों विघटित होता है, उसमें दे देगा आपको ए बी सी, ए सही है बी सही है, ए सही है बी नहीं सही है, ए या फिर ए उसकी उचित व्याख्या करता है, इस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है। तो संयुक्त परिवार के अब इस पे मैं अगर लेख लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको पता है कि अगर इसको मैं डिफाइन करूंगा, औद्योगिकरण से क्यों विघटित होता है, शहरीकरण से क्यों विघटित होता है ना, तो बहुत लंबा हो जाएगा। जस्ट आप समझ लीजिए, आप इतने समझदार और जागरूक हो कि मैं यहाँ पे अगर हेडिंग डाल दूंगा तो आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। औद्योगिकरण की वजह से लोग परिवार से अलग होकर बाहर जाके कमाने लगते हैं, इसलिए विघटित हो जाता है परिवार। शहरीकरण में क्या होता है, शहरीकरण हो गया, इसके बाद में घर जो है बड़ा हो गया, एक तल्ला ऊपर एक तल्ला नीचे, तो जो फैमिली है वो बढ़ जाती है, कोई ऊपर रह रहा है कोई नीचे रह रहा है, इस टाइप से आप देख सकते हो। व्यक्तिवाद मतलब किसी की अपनी सोच, कहते नहीं कि भाई अपनी सोच के खुद मालिक हैं, हम किसी का सुनते नहीं हैं, तो ये व्यक्तिवाद हो गया। स्त्रियों में शिक्षा प्रसार, है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये संयुक्त परिवार के विघटित होने का कारण है। आज के टाइम में संयुक्त परिवार विघटित हो रहा है, शहरों में संयुक्त परिवार बहुत नाम मात्र का बचा हुआ है, ठीक है, आप ये भी जान लीजिए। इस सारे पॉइंट्स को आप लर्न कर लीजिएगा। पाश्चात्य संस्कृति और शिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, स्त्रियों में शिक्षा प्रसार, व्यक्तिवाद, शहरीकरण, औद्योगिकरण, ये सब क्या है, संयुक्त परिवार के विघटित होने के प्रमुख कारण है। ओके, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला हमने क्वेश्चन लिया है, देख लीजिए यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन वंश, सत्ता और एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार का एक प्रकार है। देखिए, अब आप इसका आंसर दीजिए या फिर देने की कोशिश कीजिए। आप क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, मैं फिर से आपको रिपीट करके सुना दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन वंश, सत्ता एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार का एक प्रकार है। आप क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया था परिवार की, जब मैंने डेफिनेशन बताई थी और परिवार को बांटा था, यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ध्यान दीजिए। संयुक्त परिवार में दो मैंने बताया था, वंश, सत्ता और संपत्ति, और वंश, सत्ता और स्थान के आधार पर और संपत्ति के आधार पर। तो वंश, सत्ता और स्थान के आधार पर पितृ और मातृ है और संपत्ति के आधार पर मिताक्षरा और दाय भाग है। वही क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ रहा है। तो वंश, सत्ता एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार का कौन सा प्रकार है, तो ये पितृ वंशीय परिवार है, या फिर मात्र दे देता तो ये पितृ नहीं दे देता, या फिर मात्र और पितृ दोनों दे देता, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन बना सकता है। तो फिलहाल मिताक्षरा क्या है, ये जो मैंने बताया था संपत्ति वाला है, ये भी संपत्ति वाला है। एकाकी मैंने बताया था कि ये संयुक्त परिवार है ही नहीं है, एकाकी एक अलग परिवार है ना, शहरों में जो होता है, यानी कि पितृवंशीय जो है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, वंश, सत्ता और स्थान के आधार पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, दाय भाग संयुक्त परिवार कहाँ पे मिलता है। मैंने बताया था असम और बंगाल में मिलता है, और जो मिताक्षरा होता है वो पूरे भारत में मिलता है, असम और बंगाल को छोड़ के। असम और बंगाल में भी वो मिलता है, लेकिन असम और बंगाल में मेनली ये भी मिलता है दाय भाग
संयुक्त परिवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का जो इनकम है वो कितना है। अगर आदमी 27 रुपया पर डे कमा रहा है, ठीक है, तो वो गरीब की श्रेणी में आता है। 27 रुपया पर डे अगर वो कमा रहा है या फिर इससे कम कमा रहा है तो वो गरीब की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी। ये 2006 में बनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। अगला हमने डेफिनेशन लिया है अमीन किसे बोलते हैं। तो जो भू राजस्व की वसूली करने वाला अधिकारी होता है उसको हम अमीन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, भू राजस्व की वसूली करने वाला अमीन होता है। तहसील दिवस का आयोजन कब होता है। प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को, यानी कि मंगलवार आप याद कीजिएगा, जितने मंगलवार पड़ते हैं उस मंथ में, उस मतलब महीने के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन होता है। लेखपाल के कार्यों का उल्लेख या विवरण कहाँ पे वर्णित है। ये वर्णित है लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में। कहाँ पे वर्णित है, लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में। फिर से बोल दे रहा हूँ, लेखपाल के कार्यों का उल्लेख लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में वर्णित है। अगला क्वेश्चन हमने लिया है भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है। भारतीय ग्रामीण समाज, अब ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है, इसका जो आंसर है ये यहाँ पे देख लीजिए। फिलहाल आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, जमींदार वर्ग एवं काश्तकार वर्ग। तो जमींदार देखते ही आप इसको गलत मार्क कर सकते हो क्योंकि ग्रामीण में अब जमींदारी चलती नहीं है। जनजातीय एवं जातीय आधार पे, यानी कि जातीय आधार पे आप ग्राम को नहीं विभाजित करते हो, ये भी आपका गलत हो गया। उच्च जाति एवं निम्न जाति, ये भी गलत है। उच्च जाति निम्न जाति जैसी कोई चीज़ बची नहीं है। हालांकि गांव में चीज़ें अभी भी चलती हैं, लेकिन संविधान के अनुसार सब बराबर हैं, यानी कि उच्च जाति और निम्न जाति का समूह, ये गलत डेफिनेशन है। यानी कि जनजातीय समाज एवं कृषक समाज, ये हमारा सही यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, जनजातीय समाज एवं कृषक समाज। ओके, फिर अगला देखते हैं लेखपाल के कागज़ पर हस्ताक्षर होते हैं। दोस्तों ये आपका HW है, आप इसको हमारे कमेंट सेक्शन में मार्क करके बताइए हमें, लेखपाल के कागज़ पर हस्ताक्षर कौन करता है। ओके, आपका ये कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे मिलना चाहिए, जो लोग बराबर मेरे वीडियोस को देख रहे हो। फिर अगला टॉपिक है ग्रामीण और, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम इसको सम अप करना चाहेंगे। और अगला टॉपिक आप देख सकते हैं, फ़िलहाल आपको देखिए, आपको शायद दिखाई नहीं देगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग मेरी आवाज़ को सुन लीजिएगा। ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर, शायद आपको दिख रहा होगा। फिलहाल जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर, तो अगर इसको डिटेल में करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको बस इतना बताना है कि गांव में और शहर में किस बेसिस पे अंतर होता है। तो गांव और शहर में किस बेसिस पे अंतर होता है, इसके आप पॉइंट को देख लीजिए, बाकी आप बना के लिख ले जाओगे, मुझे खुद पता है। व्यवसाय के आधार पर अंतर होता है ना। परिवेश के आधार पे इन्वायरमेंट शहरों में कैसा होता है आपको पता होगा, क्वार्टर लेके आप रह रहे होगे, अभी भी तैयारी कर रहे होगे, आपको पता होगा। समुदाय आकार, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है शहरों में। सामाजिक विभेदीकरण, जनसंख्या की सजातीयता और विजातीयता, सामाजिक अंतःक्रिया की पद्धति। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ सकते हो, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप इसको समझो और खुद अपनी कॉपी पे लिख सकते हो। ठीक है, अगला जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा। इसके बाद में ये हमने लिया, इसमें ट्राइसिम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग मेरी आवाज़ को सुन लीजिए, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो। ट्राइसिम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। आपका ऑप्शन है निर्धनता निवारण से है, और दूसरा ऑप्शन है रोजगार से है, फिर थर्ड है प्राथमिक स्वास्थ्य से है, या फिर आदिवासी से है। ट्राइसिम योजना का संबंध किससे है, निर्धनता, रोजगार, प्राथमिक स्वास्थ्य या फिर आदिवासी। तो आपका आंसर होगा निर्धनता निवारण से है, यानी कि ट्राइसिम योजना का संबंध जो है ये निर्धनता निवारण से ही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा और आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर और इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से पता चली होंगी। और रही बात योजना वीडियो लाने की, थोड़ा सा मैं उस टॉपिक से फ़िलहाल अभी मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, उस टॉपिक को हम कवर करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ग्रामीण विकास और परिवेश हमारा जो टॉपिक है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अभी हम कुछ दिन कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद फिर हम योजना पे आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अपने वीडियो सेशन एंजॉय किया होगा। आप लोग यूपी स्पेशल का जो प्लेलिस्ट है उस पर जाके देख सकते हो। ग्रामीण सेवा का और परिवेश का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें जाकर आप देख सकते हो। इसके बाद में योजना से संबंधित मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। कभी आप डाउट में हो, क्वेश्चन या वीडियोज़ यहाँ वहाँ हो, तो आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियोज़ को देख सकते हो आराम से। ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।